मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रेनू मैम। बेटा आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 करेंगे सर्वनाम। कल हमने किया था चैप्टर 10 कारक, कारक की परिभाषा और कारक के भेद पढ़े थे। आज हम पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं। तो चलो उन्हीं के बारे में पढ़ते हैं। सर्वनाम है, सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, सर्व प्लस नाम से मिलकर बना है, अर्थात सर्वनाम शब्द का प्रयोग किसी के नाम के साथ भी किया जा सकता है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे, कौन, आप आदि। जैसे नीचे एक वाक्य दिया हुआ है, यह श्री राम का चित्र है, वह दशरथ के पुत्र थे, पिता की आज्ञा मानकर वे 14 वर्षों के लिए वन को गए थे। वे वन में उन्होंने अनेक राक्षसों को मारा और रावण उनकी पत्नी सीता को उठाकर ले गया। उन्होंने लंका पर चढ़ाई कर दी, युद्ध में उन्हें सफलता मिली। तो उपयुक्त वाक्यों में श्री राम संज्ञा के स्थान पर वह, वे, उन्होंने, उनकी, उनके, उन्हीं आदि शब्दों का प्रयोग हुआ है। ये शब्द सर्वनाम है। तो संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्द हैं वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के भेद हैं 6। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होता है, जो सर्वनाम किसी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, तुम, वह। पुरुषवाचक सर्वनाम है वो 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। उत्तम पुरुष में क्या होता है? वह सर्वनाम जिसे व्यक्ति अपने लिए प्रयोग करता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि अपने लिए, यानी बोलने वाला या लिखने वाला, यानी जो वक्ता होता है वो अपने लिए प्रयुक्त करता है, वो होता है उत्तम पुरुष। जैसे मैं पढ़ूंगा, हम खेलेंगे, तो इसमें आपके शब्द आएगा मैं और हम, यानी मैं, मेरा, मुझे, ऐसे ही हम, हमसे, हमारा, हमारी, इस तरह के शब्द। मध्यम पुरुषवाचक में जिससे बात की जाए, जिसे संबोधित किया जाए, उसके नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग होता है वो होता है आपका मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। इसमें आता है तू, तुम, आप। तो तुम और आप के जो आगे के जो कारक जो हम लगा के चलाते हैं भेद, जैसे तुम, तुमने, तुम्हारे, तुम्हारे लिए, आप, आपसे, आपके लिए, इस तरह से। तो मध्यम उत्तम पुरुष होता है बोलने वाला या लिखने वाला यानी वक्ता, और मध्यम पुरुष होता है सुनने वाला या श्रोता। अन्य पुरुष है, इसको अन्य है जिसके बारे में बात की जाए या लिखते या उसके नाम के बदले में प्रयुक्त हो, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें आता है वह, वे, यह, ये। तो वह पढ़ रहा है, वे लड़ रहे हैं। तो अन्य पुरुषवाचक में क्या आता है बेटा कि इसके अंदर जिसके बारे में बात की जा रही वो आता है आपके अन्य पुरुषवाचक में। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? ये वे सर्वनाम है जो किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की और संकेत करते हैं कि ये वो सर्वनाम है जो किसी निश्चित व्यक्ति की ओर या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। वस्तु समीप हो सकती है, दूर हो सकती है। जैसे यह सीमा का मकान है, तो यहाँ मकान पास में है इसलिए बोला यह है। वह सरकारी स्कूल है, स्कूल दूर है, उसकी ओर संकेत करके बोला वह। अब ध्यान दें, यह और वह अन्य पुरुषवाचक में भी थे और निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आ गए। तो आप पहचानोगे कैसे इसको? तो जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में है ना, संज्ञा के स्थान पर आते हैं। जैसे वह आश्चर्यचकित रह गए, यानी किसी व्यक्ति के लिए यहाँ पर बोला वह। लेकिन निश्चयवाचक सर्वनाम में है ये किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करते हैं। जैसे यह मेरी किताब है, तो यहाँ किताब की ओर इशारा करके कहा यह, यानी किताब के लिए यह का प्रयोग हुआ। और राम का घर है, वह राम का घर है, तो राम के घर के लिए संकेत क्या किया उसने? वह। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ गया कि जब किसी व्यक्ति के लिए यानी संज्ञा के स्थान पर हम प्रयोग करेंगे तो वह, लेकिन हम जब किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करके यह और वह का प्रयोग करेंगे तो वो निश्चयवाचक में आएगा। अनिश्चयवाचक में है जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध नहीं होता। कि निश्चयवाचक में तो निश्चित प्राणी वस्तु का बोध हो रहा है, लेकिन अनिश्चयवाचक यानी नाम से ही पता है तो निश्चित ना हो, यानी कोई या कुछ शब्द इसमें आ जाएगा। जैसे दूध में कुछ पड़ा है, कोई चिल्ला रहा है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु से प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जैसे कौन, क्या, यानी प्रश्न के आप कोई भी शब्द हो सकते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम है जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग वाक्य में आए दूसरे संज्ञा या सर्वनाम शब्द का संबंध बताने के लिए किया जाता है, संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो, वह, जो, वह,
जो सो, जो वह, जो वे, जिसकी उसकी, जैसा वैसा। जैसे उदाहरण है इसका, जो पढ़ेगा वह पास होगा, जो करेगा वह भरेगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस तरह से। निजवाचक सर्वनाम है आपका छठा, लास्ट भेद है इसका। जो सर्वनाम कर्ता के साथ निजित्व यानी अपनापन बताने के लिए प्रयोग होते हैं, कि जो सर्वनाम है वो कर्ता के साथ में अपनापन बताने के लिए आते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम है। जैसे आप, स्वयं, खुद, अपने आप। जैसे वह आप चला जाएगा, मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, इस तरह से। सर्वनाम के भेद हैं, सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम का अपना कोई लिंग विधान नहीं होता, वह वाक्य में संज्ञा के लिए जिस लिंग का प्रयोग होता है उसके लिए प्रयुक्त सर्वनाम के लिए भी उसी लिंग का प्रयोग होता है। सर्वनाम के लिंग की जानकारी क्रिया रूप से चलती है, कि जिस प्रकार से अब इसमें कह रहे हैं कि जो प्रकार से संज्ञा होती है उसको आप पहचानने के लिए कि उसमें लिंग की पहचान आप कैसे कर लेते हो, नाम से पहचान लेते हो, लेकिन सर्वनाम में उसकी पहचान आप किसके द्वारा करते हो, क्रिया के द्वारा। जैसे घर में कुत्ता घुस आया है, वह भौंक रहा है, तो यहाँ पर वह भौंक रहा है, ये किससे आपको पता चला, क्रिया से। कि सरिता के पैर में चोट आई है, वह चल नहीं सकती, तो मध्यम पुरुषवाचक तू आपका प्रयोग अत्यंत निरादरहीनता और भक्ति भावना दर्शाने के लिए होता है। कृष्ण तू मेरी शादी में अवश्य आएगा, हे ईश्वर तू ही रक्षक है, तू मेरा क्या कर लेगा। नेक्स्ट आगे है आपके इसके अंदर प्रश्न उत्तर। सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो सर्वनाम की परिभाषा है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, हम, तुम, वह आदि। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या हो गई बेटा, पहले प्रश्न का उत्तर हो गया आपका कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं, जैसे मैं, हम, तुम आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण लिखो। तो सर्वनाम के 6 भेद हैं, 6 के नाम आपको लिखने, उसके साथ में उदाहरण मैंने 2-2 लिख दिया। आप इस तरह से उदाहरण लिख सकते हो या फिर आप इनका वाक्य लिखोगे इन सभी से बनाकर। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, तुम यानी कि मैं पढ़ूंगा, हम खेलेंगे या फिर तुम कब आओगे। निश्चयवाचक में यह वह, यह सीमा का मकान है, वह सरकारी स्कूल है। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, दूध में कुछ पड़ा है, कोई चिल्ला रहा है। इस तरह से आपको उनके उदाहरण हैं जो वाक्य में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई और कुछ का प्रयोग सर्वनाम के रूप में कीजिए। तो कोई और कुछ का प्रयोग हो गया, थर्ड क्वेश्चन का आंसर आ गया, दूध में कुछ पड़ा है, और दूसरा हो गया कोई चिल्ला रहा है। रिक्त स्थानों को उपयुक्त सर्वनाम से भरिए। जो रिक्त स्थान है उसमें सर्वनाम लगाना है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं। बाहर देखो, कोई खड़ा है, दूध में कुछ पड़ा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, दिल्ली मैं स्वयं चला, स्वयं जाऊंगा। इनके जो अंडरलाइन कर रखी है आपको उनके सर्वनाम बताने कौन से हैं। कौन में कौन सा सर्वनाम आएगा, प्रश्नवाचक। कोई, अनिश्चयवाचक, वह पढ़ रहा है, पुरुषवाचक, वह मेरा घर है, घर की ओर संकेत किया इसलिए निश्चयवाचक, जो पढ़ेगा सो पास होगा, संबंधवाचक। नीचे लिखे सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य बनाना है आपको। तो ये वाक्य आप स्वयं बना लेना कि हम से वाक्य बनाया, जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं। मैं से कोई भी वाक्य बनाइए। कौन, आपको कौन से जब वाक्य बनाएंगे प्रश्नवाचक, तो उसमें आपको प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाना है। कोई, बाहर कोई बुला रहा है, आप पढ़ो। नेक्स्ट है, सही विकल्प पर चिन्ह लगाए। थैली में क्या है, रेखांकित में सर्वनाम, रेखा के सर्वनाम का नाम बताइए। क्या, कौन सा सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक। कौन रो रहा है, रेखांकित, कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक। मैं पढ़ूंगा, मैं कौन सा सर्वनाम है बेटा, पुरुषवाचक सर्वनाम। और पुरुषवाचक का कौन सा भेद है, मैं, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है, दिए गए अनुच्छेद में प्रयुक्त एक ही संज्ञा शब्द बार बार में आने से अच्छा नहीं लग रहा, उसके नाम के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। ये जिस प्रकार से हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर आपको क्या करना है, नाम के स्थान पर सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे पहले तो आएगा राकेश मेरी कक्षा में पढ़ता है। अब दोबारा से फिर राकेश सरोजनी नगर में रहता है, तो राकेश की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, वह, कि राकेश मेरी कक्षा में पढ़ता है, वह सरोजनी नगर में रहता है, उसके पिताजी डॉक्टर हैं, उसकी माँ अध्यापिका है, उसके पास साइकिल है, वह साइकिल से स्कूल जाता है। तो आपको इस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करके क्या करना है, ये यहाँ पर लिखना है। पूरा जो अनुच्छेद है ये दोबारा से लिखना है बेटा। क्वेश्चन आंसर आपको नोटबुक में नोट करने और एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। थैंक यू।
A very warm morning to all my dear student of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher, welcoming you to our YouTube channel of online classes. Student, as you know that we are continuing our S7 syllabus and we are continuing our chapter 18, that is the pollution of water and air, and we are going in our today's video we are going to continue it further. So let's do it. Today's video we are going to do the wastewater treatment and the true false and one word answer. See student, this is the content that we have to do. The wastewater treatment. What are the wastewater treatment? Wastewater treatment देखिए student क्या होता है, as its name suggests that wastewater treatment we have to treat the wastewater that is not of use, जो किसी भी यूज़ का नहीं है उसको हमें क्या करना है, we have to treated it. ओके, तो सिटी लेवल पे देखिए स्टूडेंट क्या होता है, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर डन ऑन लार्जर स्केल पर होता है, बिकॉज स्मॉल लेवल पे करने पे इट एक्सपेंड बहुत ही ज़्यादा इसका एक्सपेंसेस वगैरह होते हैं. द एंटायर सेटअप ऑफ प्यूरिफिकेशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इज़ कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. WWTP बोलते हैं उनसे पूरे को, या फिर सीवेज प्लांट बोलते हैं, जिसमें हम सारे वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट करेंगे, जिसमें कि उसको डिफरेंट प्रोसेस से होकर के गुजरना होगा. देन वी आर गोइंग टू treated that wastewater for further purpose. The first process is primary treatment. Student, in primary treatment we do the mechanical process. एक mechanical process होता है जिसमें screening settling of large particles होता है. Screening मतलब बहुत ही सारे बार्स वगैरह बने होते हैं स्टूडेंट, उसमें से हम उस पूरे वेस्ट वाटर को छान करके डालते हैं, बिकॉज जितने भी बार्स होते हैं तो उसमें क्या होता है, जिसमें प्लास्टिक बॉटल्स वगैरह होते हैं या फिर बहुत ही देखिए बार स्क्रीन्स होते हैं, तो बार स्क्रीन में जितने भी लार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं, रैग्स, कैन्स, प्लास्टिक बैग, नैपकिन, स्टिक्स, ये सारी क्या होती हैं उसमें से रिमूव कर दी जाती हैं. आफ्टर दिस द सीवेज फ्लोज थ्रू अ लॉन्ग चैनल दैट वी कॉल द ग्रिड चैम्बर. एक बहुत ही बड़े चैनल से होकर गुजरता है जिसे हम ग्रिड चैम्बर बोलते हैं. यहाँ पर सैंड एंड ग्रिड बहुत सारे पत्थर होते हैं. ऐसे सैंड जो रेत होती हैं मतलब अच्छी होती है, वो ये नहीं कि गंदी सॉइल हम मिट्टी वगैरह नहीं डालते, वो रेत होती है जो कि प्यूरिफिकेशन में हेल्प करती है. एंड उसमें कुछ कंकड़ होते हैं, बड़े बड़े पेबल्स होते हैं, तो उसमें जा कर के उस ग्रिड चैम्बर के अंदर जा कर के जो हमारा वेस्ट वाटर है वो उसके अंदर जा कर के ट्रीटेड किया जाता है. द सैंड एंड ग्रिड आर यूज्ड एज लैंडफिल्स. जो सैंड एंड ग्रिड को लैंडफिल बाद में उसको हम लैंडफिल के लिए यूज़ कर लेते हैं. स्टूडेंट देखिए क्या होता है, स्क्रीनिंग के बाद जो हमारा ग्रिड चैम्बर है उसमें जा कर के जो हमारे वेस्ट वाटर है उसमें से जो पत्थर वगैरह होते हैं या फिर जो सॉयल होती है उसको रिमूव किया जाता है. आफ्टर दैट उस सैंड और ग्रिड को हम किस लिए यूज़ कर लेते हैं स्टूडेंट, लैंडफिल के लिए. जैसे कोई जगह खाली पड़ी है तो उसको भरने के लिए. द लिक्विड मटेरियल इज़ देन पास थ्रू ह्यूज सेडिमेंटेशन टैंक. उसके बाद वो सेडिमेंटेशन टैंक से पास होता है. द सॉलिड वेस्ट सच एज फीसेस सेटल डाउन एट द टैंक एंड आर रिमूव विद द हेल्प ऑफ अ स्क्रैपर. उसके बाद उसमें जितना भी सॉलिड वेस्ट होता है, आपने देखा होगा ऊपर कुछ फ्लोट कर रहा होता है, मलबा जिसे हम बोलते हैं, वो स्टूडेंट उसमें से रिमूव किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्क्रैपर की हेल्प से. दिस इज द स्लज. उस वेस्ट को, सॉलिड वेस्ट को, जैसे मैंने मलबा बताया, दैट इज़ द स्लज. उसको हम पूरे को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, स्लज. द स्लज कैन बी यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस. उसका हम बाद में यूज़ किस लिए कर सकते हैं, बायोगैस प्रोसेस के लिए. लाइट मटेरियल फ्लोट ऑन द टॉप एंड आर नोन एज स्कम. और जो लाइट मटेरियल होते हैं जो फ्लोट हो रहे होते हैं उसे हम स्कम बोलते हैं. इट इज़ ऑल्सो removed with the help of a skimmer. So student, you can see that this is a mechanical process. In this process and lots of processing are going on continuously to filter our wastewater. Okay, so in this the whole wastewater is passing out from step by step process. The next one is our secondary treatment. इसमें देखिए स्टूडेंट, इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिक मैटर इन द स्लज इज ब्रोकन डाउन विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया. If suppose that after the removing of the sludge come, उसके बाद भी anything is remaining in the waste waters, then it is converted, it is passing out through biological process. उसमें से biological process की help से उसमें जितने भी बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, उसको ब्रेक डाउन करते हैं. The water flows into an aeration tank where large air blowers bubble air through the water. अब देखिए नाउ स्टूडेंट, ये सेम वाटर जो है हमारा वेस्ट वाटर, ये किस में से, एरेशन टैंक में से पास होगा. इसमें से एरेशन टैंक में एयर प्रेशर बना हुआ होता है, ब्लोवर्स होते हैं,
जो उसमें से बबल बना करके उसमें से उस वाटर को प्यूरिफाई करते हैं। दिस हेल्प एरोबिक बैक्टीरिया टू ग्रो एंड कंज्यूम ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट सच एज फीसेस एंड फूड वेस्ट स्टिल लेफ्ट इन द वाटर। देखिए स्टूडेंट क्या होता है, उसमें जितना भी हमारा उसके अंदर बचा हुआ है, सपोज दैट उसके अंदर कोई भी वेस्ट चीज़ें बच गई होती हैं, जैसे कि फूड वगैरह का या फिर कोई भी फेसेस के कोई पार्ट, मीन्स जो मल वगैरह होता है, ह्यूमन वेस्ट वगैरह या फिर डोमेस्टिक वेस्ट, कुछ इफ़ एनी केस वो बच गया है तो उसमें कुछ बैक्टीरिया की हेल्प से उसको रिमूव किया जाता है। बिकॉज ऑल बैक्टीरियाज आर नॉट हार्मफुल फॉर अस, फ्यू आर बेनिफिशियल ऑल्सो फॉर अस, तो उसमें से उन बैक्टीरिया की हेल्प से उसको रिमूव किया जाता है। द नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट्स टर्शियरी ट्रीटमेंट। इसमें टर्शियरी ट्रीटमेंट में द ट्रीटेड वाटर नाउ अंडरगोज केमिकल ट्रीटमेंट। अब इसमें दिस इज द थर्ड प्रोसेस in which the chemical water is passed out through chemical process. The water is disinfected with the chemical like chlorine or may be exposed to ultraviolet rays. उसके बाद उसे क्लोरीन से रिमूव किया जाता है या फिर उसमें से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस पास आउट करके द germs are killed out. Those germs who provide या or who can lead to cause फॉर द डिसीज़। अगर जो डिसीज़ बनाने वाले या डिसीज़ को जन्म देने वाले जो उसमें जर्म्स होते हैं उनको किल किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ क्लोरीन और द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को पास करके। इट कैन ऑल्सो बी ट्रीटेड विद ओजोन गैस, और उसमें से कुछ ओजोन गैसेस को पास आउट करके भी हम उस वेस्ट और डिसइंफेक्टेड वाटर को इन्फेक्टेड वाटर को उसके अंदर से जर्म्स को किल करते हैं। दिस इज़ अ फुल स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ wastewater treatment plant. You can see this is the wastewater treatment plant. If you go through any of the survey or visit, अगर आपकी स्कूल से जाता है तो you can see the wastewater treatment plant. Okay, this is the wastewater treatment plant. Now see, these all are the process that I have told you: primary treatment, secondary treatment, tertiary. This is the first step in this mechanical process occur. The second one is secondary. This is the second stage in which the biological process. The third one is tertiary. This is come under the third stage, and in this chemical process occur. So we get the treated water that is disinfected. Okay. Now students, you can see that this is a case study that you can आपने सुना होगा, you have heard about the Ganga action plan. उसमें क्या हुआ कि you know that Ganga river is going to be polluted, and ये आपकी वर्ल्ड की 10th जो टॉप 10 इंडेंजर्ड रिवर्स हैं उनमें से एक है स्टूडेंट, एंड उसको प्यूरिफाई करने के लिए गंगा एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट किया गया था। सो स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज कंटेंट एंड द चैप्टर इज गोइंग टू बी फिनिश्ड। चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर कंटेंट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द ट्रू फॉल्स। द ट्रू फॉल्स आर क्लीन। फर्स्ट वन इज क्लीन फ्यूल्स लाइक CNG प्रिवेंट एयर पोल्यूशन। यस स्टूडेंट, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज CNG एयर पोल्यूशन में हेल्पफुल होता है। द कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ओजोन, मीथेन, वाटर वेपर, ये सारी हमारे स्टूडेंट ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज। यस, ओनली द ओजोन लेयर इज हेल्पिंग इन protecting us from ultraviolet rays. So this is also true. The Ganga action plan was launched to check water pollution. Student, गंगा एक्शन प्लान को लॉन्च किया गया था बट नॉट फॉर द वाटर पोल्यूशन को देखने के लिए, इस गंगा रिवर को प्योरली प्यूरिफाई करने के लिए। सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। वाटर पोल्यूशन इज हजार्डस टू ऑल लाइफ फॉर्म्स। ये स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। वाटर पोल्यूशन अगर हो जाता है तो सारी लाइफ फॉर्म्स खतरे में आ जाती हैं। नाउ द वन वर्ड आंसर्स आर the addition of unwanted and harmful substance in the environment. Addition of unwanted or harmful substance को that is termed as pollution. A thin shield high up in the sky that protect us from UV rays, that is the ozone layer. Cutting down of trees on large scale, this is termed as deforestation. The rainwater containing dissolved oxides of sulfur and nitrogen, it is acid rain. The entire setup for the purification of water at city level, that is termed as wastewater treatment plant. So student, we have completed our today's content. That was the true false one word answers, and this chapter is have completed. So you have to do it in your fair notebook. You don't have to fill your book, you have to write it all the content in your notebook. So that's all for today. Goodbye. Good morning 8th class. So let's start our today's maths class. In the previous class we discussed some questions of exercise 8.2. Now continue to next questions. That are 7th question is
रीना's father, रीना का जो फादर है इज 26 years younger than, यंगर मतलब छोटा है किससे, रीना's grandfather, रीना के दादाजी से 26 years यंगर है, एंड 29 years older than रीना, और 29 years क्या है, बड़ा है किससे, रीना से। तो जब भी हमारे पास तीन लोगों की बात होती है तो हम इनका इंटरमीडिएट ढूंढते हैं, इंटरमीडिएट मतलब जो बीच में है इनके। देखो रीना होगी, रीना उनकी डॉटर है, ठीक है, उनके ग्रैंडफादर है, उस रीना के क्या है, फादर है, तो कौन होगा इन बिटवीन, इन बिटवीन कौन होगा, रीना का फादर। तो ठीक है, तो हम उसको क्या कंसिडर कर लेते हैं, लेट रीना's फादर इज X years, ठीक है, रीना के फादर की क्या हो गई हमारे पास एज X years, बिकॉज हमने क्या माना है, जो इनका इन बिटवीन है, जो दोनों को कनेक्ट कर रहा है एज से, वो क्या है हमारे पास रीना का फादर है। नाउ रीना फादर इज 26 years यंगर देन, यंगर मतलब क्या होगा हमारे पास X plus 26, बिकॉज ग्रैंडफादर की एज क्या होगी, उसके फादर से ज्यादा होगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और रीना क्या है, छोटी अपने फादर से, तो क्या होगा उसमें माइनस होगा, ठीक है। सो रीना's ग्रैंडफादर इज रीना's ग्रैंडफादर एज क्या हो जाएगी, X plus 26, ठीक है। क्यों होगा, क्योंकि क्या है, उसके ग्रैंडफादर जो है ऑब्वियसली उसके फादर से क्या होंगे, ग्रेटर होंगे, इनकी जो एज होगी उसमें हम क्या ऐड करेंगे 26, बट रीना's एज क्या हो जाएगी अब हमारे पास, रीना's एज विल बी X minus 29 years, क्या है, रीना जो है वो 29 years यंगर है, या हम बोल सकते हैं रीना's फादर इज 29 years older than रीना, ठीक है। तो रीना की एज क्या होगी, सबसे कम। नाउ कंडीशन क्या गिवन है, सम ऑफ देयर एजेस इज 35 years, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन सब की एज का सम जो है, सम मतलब एज क्या है, X ये और ये, ठीक है, तो X प्लस सेकेंड एज है X minus 26 प्लस X plus 26 एंड X minus 29 किसके इक्वल है, 135, ठीक है। X और X कितना हो गया, 3 times of X। नाउ 26 minus 29 minus of 3 that will be equals to 135, 3x, ये इधर 3 क्या है, माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, और किसके इक्वल हो जाएगा 138, 3 इधर क्या है मल्टीप्लाई में, इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो कितना आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 4 जा एंड 3 6 जा, तो 46 ईयर किसकी आ गई, रीना के फादर की एज आ गई। 46 प्लस 26 कितना हो जाएगा हमारे पास 2, और 72 ईयर्स के आगे उसके ग्रैंडफादर की, और X माइनस मतलब 46 माइनस 29 17 एज आ गई हमारे पास रीना की, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट वन इज, मिताली हैज ए टोटल ऑफ ₹300 कॉइन्स, ₹300 है, ठीक है, उसके कॉइन्स है उसके पास, मतलब कि 1 2 और 5 के क्या है कॉइन्स है उसके पास, 300 है टोटल वो मिला के, ठीक है। द नंबर ऑफ 2 कॉइन्स, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स है मतलब जैसे हमारे पास सिक्के होते हैं, कॉइन्स जो होते हैं 2 रुपीज के, वो क्या है हमारे पास 3 टाइम्स है किसके, नंबर ऑफ 5 कॉइन्स के। जो टोटल कॉइन्स है, द टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, देन हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच टाइप आर देयर, मतलब कि हमें ₹1, ₹5, ₹2 इन सबके कॉइन्स बताने के कितने कितने हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या मानते हैं, यहाँ पे देखो दो एक कंडीशन गिवन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंसिडर कर लेते हैं 3 टाइम्स किसके, ₹5 कॉइन के। सो लेट नंबर ऑफ ₹5 कॉइन कितना हो जाएगा हमारे पास, X मान लेते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ ₹2 कॉइन क्या हो गया उसका, 3 टाइम्स है तो 3 टाइम हो गया इसकी, ठीक है। टोटल कितने थे हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स इज 160, सो नंबर ऑफ ₹1 कॉइन, देखो यहाँ पे टोटली कितने कॉइन्स थे, 1 2 और 5 के थे, ठीक है। 2 और 5 के हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, तीनों का सम हमारे पास 160 गिवन है, तो हम 1 का निकाल सकते हैं। 160 में से हम क्या माइनस कर देंगे, इन दोनों का सम माइनस कर देंगे जो कि 4x है, तो दिस विल बी द नंबर ऑफ 1 कॉइन्स, ठीक है। अब हमें अमाउंट कैलकुलेट करना है, यहाँ देखो अगर ₹5 कॉइन जो है वो X है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा वहां पे 5x, सो अमाउंट ऑफ ₹5, अमाउंट फॉर ₹5 कितना हो जाएगा हमारे पास 5x, और अमाउंट अगर हम निकालेंगे ₹2 के लिए, अमाउंट ऑफ ₹2 दैट विल बी इक्वल्स टू 2 और मल्टीप्लाई 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 6x, ठीक है।
अब जो टोटल था इन सभी का अमाउंट 5 का, अमाउंट 2 का और अमाउंट किसका 1 का, वो किसके इक्वल है 300 रुपीज के इक्वल है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे, इन सबका एडिशन करेंगे। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव, दिस अमाउंट प्लस ये नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास 5x प्लस 6x प्लस 160 माइनस 4x, इसके इक्वल हो जाएगा 300, बिकॉज देयर आर 300 रुपीज इन टोटल जिनके हमारे पास कॉइन्स थे। ठीक है, किस किस में 1, 2 और ₹5 के थे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंडीशन गिवन थी उसके अकॉर्डिंगली ये था 160 टोटल था, तो उसमें से अगर हम दोनों को माइनस कर देंगे थर्ड वन कॉइन का निकल आएगा। अब अमाउंट निकाला क्या आएगा यहाँ पे 5x और इसका क्या आएगा हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे किससे होगा 1 से मल्टीप्लाई होगा इसका अमाउंट, इसीलिए 160 माइनस 4x एज इट इज रहेगा। ठीक है, इसका अमाउंट क्या होगा 1 से मल्टीप्लाई होकर एज इट इज रहेगा। अब देखो 5x प्लस 6x एंड माइनस 4x कितना हो जाएगा, 5 प्लस 6 इज 11, 11 माइनस 4 इज 7x इक्वल्स टू 300 एंड माइनस 160 कितना आ जाएगा 7x इज इक्वल्स टू 140, x किसके इक्वल आ जाएगा 140 अपॉन में 7 दैट विल बी इक्वल्स टू 20। ठीक है, सो अमाउंट अगर हमें निकालना है, हमें सिर्फ कॉइन्स निकालने थे, हाउ मेनी कॉइन्स मतलब नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने थे, अमाउंट नहीं निकालना था। और अमाउंट किसके इक्वल है 5x 6x और 160 माइनस 4x। ठीक है, यहाँ पे अमाउंट आप लिख ही लेना, अमाउंट ऑफ ₹1 कॉइन इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 160 माइनस 4x, तो ये एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, हमें नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने, मतलब हमें सिर्फ ये निकालना है। तो फर्स्ट नंबर ऑफ 5 कॉइन्स क्या हो जाएगा, प्रॉपर आप लिख लेना है इसको, नंबर ऑफ 5 कॉइन्स हो गया यहाँ पे x जो कि है 20, नंबर ऑफ 2 कॉइन्स क्या हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 20 दैट विल बी इक्वल टू 60 हो गए। और जो बाकी बच गया वो कितना है हमारे पास 1 कॉइन के लिए कितना हो जाएगा 160 माइनस 4 मल्टीप्लाई 20 दैट विल बी इक्वल टू 80। ठीक है, सो नंबर ऑफ 5, 2 और 1 कॉइन कितने आ गए 80, 60 और 20। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, so now the next one is the denominator of a rational number। रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर कहाँ होता है हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे। डिनोमिनेटर क्या हमारे पास ग्रेटर है किससे, इसके न्यूमरेटर से बाय 8। ठीक है, सो इन केस अगर न्यूमरेटर x है तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा उसमें x प्लस 8 हो जाएगा। सो लेट न्यूमरेटर इज इक्वल टू x, देन डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू x प्लस 8। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ द न्यूमरेटर क्या है x, दिस विल बी इंक्रीज बाय 17, अगर हम उसको इंक्रीज कर देते हैं मतलब कि प्लस ऐड कर देते हैं उसमें, एंड डिनोमिनेटर विल बी डिक्रीज बाय 1 और इसको हम क्या कर देते हैं 1 माइनस कर देते हैं, तो नंबर जो ऑब्टेन होता है वो क्या है हमारे पास 3/2। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन व्हाट वी हैव x प्लस 17 न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर क्या हो गया x प्लस 8 माइनस 1 और क्या ऑब्टेन हुआ है नंबर 3/2। ठीक है, x प्लस 17 अपॉन में x प्लस 8 माइनस 1 इज 7 किसके इक्वल आ गया 3/2। अब सिंपली सोल्व करना है हमें, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x प्लस 34 बिकॉज 2 will be multiplied to both the numbers in the bracket and 3 will also multiply to both the numbers in the bracket. So what we got is 3x plus 21. ठीक है, now x term will come, हम x term को क्या कर लेते हैं एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, 2x इधर आके माइनस 3x होगा इज इक्वल टू 21 एज इट इज रहेगा यहाँ पे और माइनस 34 इधर हो जाएगा। क्या आंसर आया यहाँ पे माइनस x होगा और यहाँ पे भी माइनस वैल्यू आएगी, कितनी आएगी 130। ठीक है, अब x और यहाँ पे क्या है -13 और -1 नीचे जाएगा, क्या आ जाएगा प्लस का 13 आ गया आंसर। x क्या आ गया 13 हो गया, मतलब न्यूमरेटर हमारे पास 13 है और डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हो जाएगा 13 प्लस 8 एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 21। सो रेशनल नंबर या नंबर हमारे पास क्या हो गया रेशनल नंबर, न्यूमरेटर अपॉन में डिनोमिनेटर 13 अपॉन 21, दैट इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन आप ट्राई करना, अदरवाइज मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। Students, welcome to our YouTube classes. This is for class 8. In previous class, we start our second chapter of history, the expansion of British power in India. We read some topics. Today we continue our class with the topic
हाउ वर दोज कंपनीज डिफरेंट फ्रॉम अर्लियर वंस, कि ये कंट्रीज या ये कंपनीज, सॉरी कंट्रीज नहीं है कंपनीज हैं, कैसे अलग हो गई जैसे ये पहले एक दूसरे के साथ थी। ठीक है, पहले दो लोग दोस्त थे, बाद में वो बदल जाते हैं, एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं, तो वो कैसे बने। ठीक है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। द न्यू ट्रेडिंग कंपनीज enjoyed a great deal of freedom and political as well as military power as they were backed by their respective governments, कि ये जो न्यू ट्रेडिंग कंपनीज थी वो बहुत ही ज़्यादा इंजॉय कर रही थी किसको, डील ऑफ फ्रीडम, फ्रीडम को, आज़ादी को, और पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर, कि जैसे वो अपनी सरकार के पास लौटी तो वो बहुत ही फ्रीडम, पॉलिटिकल और मिलिट्री पावर की रूप में बहुत ही अपना सम्मान समझ रही थी। दे कुड डिक्लेयर वॉर्स, और उन्होंने वॉर्स डिक्लेयर कर दी थी। साइन ट्रीटीज, और उन्होंने ट्रीटीज साइन की, संधियाँ साइन की। एंड फोर्टिफाई देयर टेरिटरीज, और अपनी जो टेरिटरीज थी उनको संभाला। दे वर ऑथराइज टू एक्सट्रैक्ट टूल टैक्सेस फ्रॉम अदर शिप, और वो टूल टैक्स लेने लगी अब दूसरे टैक्स शिप से। अपार्ट फ्रॉम हैविंग पावरफुल नेवीज, दे ऑल्सो मेंटेन्ड ह्यूज आर्मीज विच हैड बोथ इंडियन स्पॉयज एंड यूरोपियन ऑफिसर्स, और कुछ समय के बाद ये पावरफुल इनके पास नेवी आर्मी भी हो गई, और इन्होंने एक बड़ी आर्मी मेंटेन कर ली जिसके अंदर इंडियन लोग भी थे, स्पॉयज का मतलब है यहाँ पे इंडियन सैनिक भी थे और यूरोपियन ऑफिसर्स थे। Both of the English and French East India companies tried to establish a monopoly over the trade so that they could maximize their profit, कि दोनों ही इंग्लिश और फ्रेंच दोनों ही ईस्ट इंडिया कंपनी अपना एकाधिकार स्थापित करना चाहती थी, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहती थी, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार के अंदर लाभ प्राप्त कर सकें। This rivalry led to many trade wars between the two companies, और इसी दुश्मनी ने, इसी प्रतिस्पर्धा ने इन दोनों कंपनियों के बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ करा दी। In this conflict, they also used local Indian rulers against each other, और इस लड़ाई में उन्होंने जो लोकल भारतीय रूलर्स थे, शासक थे, उनको भी एक दूसरे के खिलाफ यूज किया, कि जो जिसके अंडर में था, जो जिसका साथ दे रहा था, उसने उसी राजा को अपने साथ मिला लिया। ट्रेड वॉर्स, व्यापारी लड़ाइयाँ। द राइवलरी बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन इंडिया कैन बी ट्रेस्ड टू देयर ट्रेडिशनल राइवलरी इन यूरोप, और जो इंग्लैंड और फ्रांस की जो दुश्मनी थी, जो भारत के अंदर थी, अब वो कहाँ देखने को मिली, पारंपरिक तौर पे यूरोप में भी देखने को मिली। These two powers in the 18th century fought over the control of colonial possessions, और ये दोनों पावर 18वीं शताब्दी के अंदर एक दूसरे से, मतलब एक दूसरे के ऊपर अपना अधिकार जमाने के लिए लड़ने लगी। This rivalry also led to a series of wars in India which is known as the Anglo-French Wars or the Carnatic Wars, as most of the battles were fought in the कर्नाटक रीजन एंड पार्ट ऑफ तमिलनाडु, और ये जो लड़ाइयाँ भारत के अंदर हुई ये एक सीरीज के रूप में हुई। ठीक है, एक या दो लड़ाई नहीं हुई, ये एक सीरीज के रूप में हुई, जिनको या तो एंग्लो फ्रेंच, अंग्रेजी फ्रांस युद्ध के नाम से जाना जाता है, या कर्नाटक वार के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई थी ये कहाँ हुई थी, ये कर्नाटक में, कर्नाटक रीजन में और तमिलनाडु के हिस्सों में हुई थी। अब है द फर्स्ट कर्नाटक वॉर, की जो पहली कर्नाटक की लड़ाई लड़ी गई थी उसके बारे में अब हमें बताना है। 1744-1748 द फर्स्ट कर्नाटक वॉर वॉज रिजल्टेड फ्रॉम ए वॉर विच ब्रोक आउट इन यूरोप बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस इन 1742, की जो पहली कर्नाटक वॉर हुई वो किसका रिजल्ट था, उसका रिजल्ट था जो यूरोप के अंदर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में लड़ाई हुई थी 1742 में। In this war, the French captured the British settlement of Madras and British mounted an attack on Pondicherry, और ये क्या था कि इस लड़ाई में दो फ्रेंच जो थी उसने ब्रिटिश जो सेटलमेंट थी मद्रास के अंदर उनके ऊपर अपना अधिकार कर लिया था, और ब्रिटिश जो सैनिक थे उन्होंने अटैक किया पौंडीचेरी के ऊपर। मद्रास वॉर लेटर
restored to the British after the war in Europe ended. और जो मद्रास था वो वापस ब्रिटिश को कब मिला? जब यूरोप के अंदर ये लड़ाई खत्म हो गई। ये देखिए फर्स्ट कर्नाटक वॉर का पिक्चर है। द फ्रेंच इन इंडिया वर लेड बाय द गवर्नर जनरल ऑफ पौंडीचेरी डुप्लेक्स। और जो फ्रेंच था पौंडीचेरी था वो किसके द्वारा अधिकार किया जा रहा था? गवर्नर जनरल डुप्लेक्स के द्वारा, जो पौंडीचेरी के गवर्नर जनरल थे। He had adopted an aggressive role in the local politics of the Karnataka and tried to out the British company by using the local rulers. और अब वो क्या कर रहे थे? मतलब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव रोल, बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव का मतलब होता है प्रमुख भूमिका निभाई, और एग्रेशन का मतलब वैसे गुस्सा होता है। तो एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यहाँ पे कठोर भूमिका निभाई थी कि कर्नाटक जो पौंडीचेरी के अंदर अपना वापस से अधिकार जमाने के लिए और ब्रिटिश कंपनी को वहाँ से हटाने के लिए लोकल रूलर्स की मदद से। नाउ द सेकेंड कर्नाटक वॉर 1749 to 1754. The second Karnataka war broke out as a result of war of succession which broke out in Hyderabad and the Karnataka. कि सेकेंड जो कर्नाटक वार हुई थी वो किसके उस पे था कि जो हैदराबाद और कर्नाटक में जो लड़ाइयाँ हो रही थी, जो विरोध पैदा हो गया था, उसके अंदर था। इन हैदराबाद द इंग्लिश सपोर्टेड नासिर जंग वाइल द फ्रेंच सपोर्टेड मुजफ्फर जंग। कि ये क्यों हुआ हैदराबाद के अंदर? ये क्यों हुआ? क्योंकि जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने नासिर जंग को सपोर्ट किया और फ्रेंच ने मुजफ्फर जंग को। इन द कर्नाटक द फ्रेंच बैक्ड चांदा साहिब वाइल द इंग्लिश सपोर्टेड मोहम्मद अली। कि अब कर्नाटक के अंदर क्या हुआ? हैदराबाद में तो ये नासिर जंग और मुजफ्फर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, दोनों अलग अलग को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए उन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। द फ्रेंच सक्सीडेड एट फर्स्ट विद चांद साहिब बिकमिंग द नवाब इन द कर्नाटक एंड मुजफ्फर जंग बिकमिंग द नाजिम इन हैदराबाद। कि जो फ्रेंच थे उनको पहली सफलता कब मिली? जब चांद साहिब नवाब बने कर्नाटक के और मुजफ्फर जंग निजाम बने हैदराबाद के। दिस वॉज रिजर्व्ड व्हेन द ब्रिटिश अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉबर्ट क्लाइव। और ये कब हुआ? जब ब्रिटिश सरकार रॉबर्ट क्लाइव के अंडर में थी। सून चंद्रा साहिब वॉज एग्जीक्यूटेड एंड रिप्लेस्ड बाय मोहम्मद अली। और जल्दी ही चंद्रा साहिब वहाँ से हटा दिए गए और कौन बना दिए गए? मोहम्मद अली वहाँ शासक बना दिए गए। Moreover, Dupleix was recalled and Count de Lally was sent as the new governor. और जो डिप्लेक्स है उसको वापस बुला लिया गया और जो काउंट डी लाली था उनको भेजा गया नए गवर्नर के रूप में। However, the French managed to retain their position as the protector of निजाम of Hyderabad। और इस तरीके से जो फ्रेंच थे उन्होंने मैनेज टू रिटेन देयर पोजीशन एज द प्रोटेक्टर ऑफ निजाम। कि उन्होंने निजाम जो था हैदराबाद के उनके संरक्षक के रूप में अपनी पोजीशन मेंटेन की। अब है द थर्ड कर्नाटक वॉर 1756 to 1763। अब थर्ड कर्नाटक वॉर है। इन इंडिया द अफेक्ट ऑफ द 7-year वॉर इन यूरोप कुड बी सीन इन द थर्ड कर्नाटक वॉर। कि जो प्रभाव देखने को मिले, ये जो 7 साल से युद्ध हो रहे थे कर्नाटक, जो 3 कर्नाटक वॉर हुई थी, इनका प्रभाव थर्ड कर्नाटक वॉर में देखने को मिला। इन दिस वॉर द कॉन्फ्लिक्ट स्प्रेड बियॉन्ड द कर्नाटक टू बंगाल। कि ये जो मतभेद था या ये जो लड़ाई थी वो कर्नाटक से बंगाल तक फैल गई थी। इन 1757 चंद्रनागौर फेल इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश फोर्स लेड क्लाइव। कि चंद्रनागौर जो था वो ब्रिटिश के हाथों में चला गया जब क्लाइव उनके गवर्नर थे। फेसिंग फाइनेंशियल स्कैरिटी द FEIC सफर्ड अनदर डिफीट इन द बैटल ऑफ वैंडविश इन 1760। और फाइनेंशियल जो खतरा था उनके ऊपर, उसको देखते हुए जो FEIC वो सफर्ड, मतलब कि उनको क्या सामना करना पड़ा कि उनको बैटल ऑफ वैंडविश जो 1760 में हुई थी उसमें भी उनकी हार हुई। द फ्रेंच ऑल्सो लॉस्ट पौंडीचेरी। और जो विद इन ए ईयर, इस साल पौंडीचेरी भी उन्होंने लॉस्ट कर दी
In 1763, the Treaty of Paris was signed and this marked the end of the war. और 1763 में पेरिस की संधि हुई और उसके साथ ही लड़ाइयों का अंत हो गया. Chandranagore and Pondicherry were returned to the French, where they were allowed to just maintain factories which could be used for trade. और अब चंद्रनागौर और पौंडीचेरी भी फ्रांस को वापस कर दी गई और उनसे सिर्फ ये मतलब कि ये कहा गया उनसे कि उनको सिर्फ ये परमिशन थी कि आप इन फैक्ट्रीज का यूज सिर्फ व्यापार के लिए करेंगे, यहाँ पे कोई अपना राजनीतिक प्रभाव नहीं दिखाएंगे. दे वर फॉरबिडन फॉर फोर्टिंग और इंस्टॉलिंग ट्रूप्स इन दैम. और वो गुम हो गए उनके जो राज्य था उसमें और जो उनकी ट्रूप्स थी उनके अंदर. आफ्टर दिस ट्रीटी द फ्रेंच इन इंडिया एक्सेप्टेड द सुप्रीमेसी ऑफ द ब्रिटिश. और इस संधि के बाद जो फ्रांस था उसने एक्सेप्ट कर लिया ब्रिटिश की प्रभुता को. दस द ब्रिटिश बिकेम द विक्टर विदाउट एनी यूरोपियन राइवल. और इस प्रकार ब्रिटिश का विजयी हो गई बिना किसी यूरोपीय विरोधी के. द EEIC's विक्ट्री इज क्रेडिटेड टू रॉबर्ट क्लाइव. और जब द EEIC's विक्ट्री थी वो क्रेडिट जाता है रॉबर्ट क्लाइव को. I hope students you understand the 3 Karnataka wars very well. We read the remaining topics in next class. Thank you. Have a nice day. Good morning student. Welcome to online classes. This is Saroj from MLP International School Rajpura. So student, we have almost completed our chapter 7. Now we have started the chapter 8 also. Now today we will do the listening skill. It means you have to listen the things carefully and just try to do the answer according to that. So let us start. So student, let us start for listening skill of class 8. अब देखिए यहाँ पे read out the following paragraph in the class and ask the student to answer the question. स्टूडेंट क्वेश्चन सेट इन द लिसनिंग स्किल्स. यानी कि ये जो पैराग्राफ आपका मैं पढ़ा रही हूँ इसे समझा रही हूँ, इसके जो है क्वेश्चन आंसर आपको चैप्टर 2 में है द क्वालिटीज ऑफ अ रूलर. उसमें यहाँ पे पीछे आपके इसके अकॉर्डिंग इस जो है पैराग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं जो आपको खुद से करने हैं. तो इसलिए ये आपको एक इंस्ट्रक्शन है कि आपको ध्यान से सुनना है. और मैं भी जो है ये आपको पैराग्राफ धीरे धीरे आराम से समझाते हूँ. वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर रूल्ड ए किंग इन द सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री. यानी कि सदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री यानी कि देश के सदर्न पार्ट में जो है एक राजा राज्य करता था. ही वॉज ए गुड किंग, वो एक अच्छा राजा था. एंड loved his subjects like his children. यहाँ पे सब्जेक्ट जो है प्रजा के लोगों को के लिए बताया गया है. तो जो कि अपने प्रजा के लोगों को अपने बच्चों की तरह लाइक करता था, पसंद करता था. जैसे बच्चों को प्यार करते इसी तरह से वो अपनी प्रजा से प्यार करता था. द ओनली प्रॉब्लम ऑफ हिज वॉज, उसकी सिर्फ एक ही समस्या थी, दैट कि ही हैड नो सन, उसकी कोई संतान नहीं थी. ऑफ हिज ओन, अपनी कोई संतान नहीं थी. एज द टाइम पास बाय, जैसे जैसे समय बीतता गया, द क्वेश्चन वॉज ट्रबलिंग हिज माइंड, और ये प्रश्न जो है उसके दिमाग को जो है परेशान कर रहा था. डे एंड नाइट, दिन रात. कौन सा क्वेश्चन? कि उसकी अपनी कोई संतान नहीं थी. एज, जैसे. टू, हु विल बी हिज हेयर आफ्टर हिज डेथ. यहाँ पे हेयर का मतलब है वारिस, कि अब उसकी मौत के बाद उसके सिंहासन पर कौन बैठेगा, कौन उसका वारिस बनेगा. सिंस ही कुड नॉट फाइंड एनीबडी ही कुड ट्रस्ट, और उसे ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला, इंसान नहीं मिला जिस पर कि वो विश्वास करके अपने सिंहासन को सौंप सके.
ही डिसाइडेड, उसने निर्णय लिया, टू सीक द एडवाइस ऑफ हिज गुरु, उसने निर्णय लिया कि वो अपना जो है एडवाइस अब अपने गुरु से लेगा इस चीज के मामले में कि मेरे बाद मेरे सिंहासन पर कौन बैठेगा। ही हैड ग्रेट फेथ इन हिज गुरु, उसको अपने गुरु पर बहुत ज्यादा विश्वास था। हु लिव्ड इन ए आश्रम, जो एक आश्रम में रहता था, इन द फॉरेस्ट, जंगल में। इसलिए वन डे, एक दिन, ही एंट्रस्टेड द स्टेट अफेयर्स, उसने अपने दरबारियों को कहा, विद हिज चीफ मिनिस्टर, और अपने जो चीफ मिनिस्टर के साथ। ही सेट आउट टू मीट हिज गुरु, और उनके साथ अपने जो है गुरु को मिलने के लिए फॉरेस्ट में उनके आश्रम की तरफ निकल पड़े। ऑन रीचिंग द फॉरेस्ट, और फॉरेस्ट यानी कि जंगल में पहुंचकर, ही गॉट डाउन फ्रॉम हिज हॉर्स, अपने हॉर्स से नीचे उतरे, एंड आस्क्ड हिज रेटिन्यूज टू वेट हिम देयर, और उसके जो सहायक थे वहां उसके साथ जो आए हुए थे, उनको बोला कि आप यहीं वेट करें। देन ही वेंट अलोन टू द आश्रम, उनको वहीं रोककर वो आश्रम में अकेले ही चले गए। स्टूडेंट, अब ये जो लिसनिंग स्किल है उसके जो है आपके पास ये क्वेश्चन आंसर है। अब यहाँ पे देखिए, योर टीचर विल रीड अ स्मॉल पैराग्राफ इन द क्लास, जो यहाँ पे लिखा हुआ तो जो स्मॉल पैराग्राफ है वो वही पैराग्राफ है जो मैंने अभी आपको समझाया है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, लिसन टू हर हिम, यानी कि टीचर वो ही है, शी है, उसको केयरफुली आप सुनिए और क्वेश्चन आपको ये देना है। तो ये क्वेश्चन है उसके रिगार्डिंग। तो पहला प्रश्न देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम डिड द किंग हैव, किंग को क्या प्रॉब्लम थी। द प्रॉब्लम वाज दैट ही डोंट हैव हिज ओन सन, उसका अपना कोई बेटा नहीं था। व्हाट क्वेश्चन वाज ट्रैवलिंग द किंग डे एंड नाइट, और कौन सा क्वेश्चन उसको डे एंड नाइट ट्रेवल कर रखा था। तो वो क्वेश्चन क्या था कि उसके बाद हु विल सिट आफ्टर हिम ऑन द थ्रोन, यानी कि सिंहासन पर उसके बाद कौन बैठेगा। ये जो है क्वेश्चन उसको डे एंड नाइट ट्रेवल कर रहा था। नंबर 3 देखिए, हुज एडवाइस डिड द किंग डिसाइड टू से, अब जो है राजा ने किसका जो है एडवाइस लेने के लिए अपना विचार बनाया। तो इसमें देखिए, उसने जो है राजा ने, he decided to seek the advice of his guru who used to live in forest in an ashram, जो कि फॉरेस्ट में अपने आश्रम में रहता था। ये चीज जो है उसने डिसाइड की। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट डिड द किंग डू आफ्टर रीचिंग द फॉरेस्ट, अब जो है फॉरेस्ट में के पास पहुंचकर राजा ने क्या कहा। He just advised his retinue to just remain over there and he just go alone towards the ashram. उसने जो है अपने रेटिन्यू को वहां पे रुकने के लिए कहा और खुद जो है अकेला जो है आश्रम की तरफ चल पड़ा। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, गिव synonyms of the following words, अब जो है इनके ये synonyms दिए हुए हैं, 2 वर्ड्स है नीचे, हेयर और रेटिन्यू। तो ये जो है इनका जो है सलाहकार के हैं, और हेयर का मतलब होता है कि आपके वारिस। तो ये जो 2 वर्ड है मैंने आपको समझा दिया है। आपको करना क्या है, आपको ये जो है अपनी तरफ से इन दोनों के सिनोनिम्स लिखने हैं। सो स्टूडेंट, ये है आपका लिसनिंग स्किल्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटिंग स्किल के साथ साथ हमारा लिसनिंग स्किल्स भी इम्पॉर्टेंट होना चाहिए। सो this is the paragraph which has been included in the listening skills. So what you have to do students, जैसे जो है ये क्वेश्चन आंसर्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं, आपको पैराग्राफ जो मैंने राइटिंग स्किल में इसमें
लिसनिंग स्किल में समझाया उसके अकॉर्डिंग आपको ये आंसर्स देने हैं। मैंने वैसे वर्बली आपको आंसर्स बता भी दिए हैं, लेकिन लिख करके इसलिए नहीं दिया है सो दैट इट अप टू यू हैव टू जस्ट राइट इट ऑफ योर ओन, तभी तो पता चलेगा कि आपकी लिसनिंग स्किल कितनी अच्छी है। सो स्टूडेंट, अब आपको करना क्या है, एज यूजुअल सेम, यू हैव टू जस्ट share the video, like it and subscribe the channel, and don't forget to click on the bell icon. Thank you. Take care. Hello student, in today's GK class of class 8th, I will teach you chapter number 4. In previous video, I discussed with you chapter number 3. So let's start chapter number 4. Chapter number 4 is marvelous plants. Student, marvelous plants वो होते हैं जो स्पेशल प्लांट्स होते हैं, जो स्पेशल पर्पज के लिए यूज होते हैं. ओके, here some marvelous plants are given. You have to identify name of them. Okay, first one is those plants have thick fleshy stem which are covered with spines. During rainy day they can take up moisture and store it. जब बारिश होती है तो ये जो पानी होता है उसको मॉइस्चराइज करते हैं और स्टोर कर लेते हैं, ताकि जैसे कि ड्राई जो टाइम होता है ड्राई सीजन में ये यूज कर सके उस वाटर को. दे कैन रीच अप टू ए हाइट ऑफ 15 मीटर्स. इनकी हाइट कितनी होती है, 15 मीटर्स तक इनकी हाइट होती है. दे आर फाउंड इन हॉट एंड ड्राई रीजन. और ये कहाँ पर पाए जाते हैं, जहाँ पर बारिश कम होती है और गर्मी ज्यादा, मीन्स हॉट एंड ड्राई रीजन, जैसे कि डेजर्ट प्लेस होते हैं वहां पे. तो आंसर इज कैक्टस. जो इसमें कटीले इस तरह के कांटे होते हैं और इनको हिंदी में कटेली बोलते हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट जो कैक्टस है ये प्लांट्स हैं जो डेजर्ट या ड्राई प्लेस में पाए जाते हैं. ओके, दीज प्लांट्स आर कैपेबल टू ग्रो इन सोल्टी वाटर. जो पानी खारा होता है ना, सोल्टी वाटर, उसमें ग्रो करते हैं. दे ट्रॉपिकल सीज ट्रीज विच ग्रो इन मडी शोरलाइन्स एंड रिवर माउथ. ये जो मडी का मतलब होता है कीचड़, जो नदी के किनारे जो कीचड़ होता है वहां पे ज्यादा उगते हैं. और दे हैव स्टील रूट्स. जो इनकी जो रूट्स होती हैं वो बहुत ही टाइट होती है, मीन्स पानी में भी वो एक तरह से जकड़ी हुई रहती हैं. लार्ज वेराइटी ऑफ सी क्रिएचर्स लिव देम. सी क्रिएचर्स मीन्स जो समुद्र में रहने वाले जो प्राणी होते हैं वो इनके अंदर रहते हैं, छोटे जो जीव होते हैं. दे एक्ट एज बैरियर एंड प्रोटेक्ट लैंड फ्रॉम टिडल्स वेव्स. जो इनकी जड़ होती है उनकी हेल्प से ये जो लैंड होती है, जो जैसे कि पानी आता है तो वहां से जो मिट्टी होती है वो वहां से खिसकने लग जाती है, कट जाती है. तो ये एक तरह से मिट्टी का जो टिडल वेव्स की और इसके थ्रू जो कटती है मिट्टी उसको प्रोटेक्ट करते हैं. ओके, so these are these type of plants like that. Okay, next one is, इसका आंसर है mangroves. Next one is flower of trees. These trees are very typical. They have developed into a round shaped fleshy structure which grow into a fruit. They can only be pollinated by teeny insect like wasp. जैसे कि जो छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनसे ये खत्म भी हो सकते हैं. ये पौधे इस तरह के होते हैं जो जैसे इनकी जो स्टीम होते हैं उसमें लग जाते हैं तो ये खत्म हो जाते हैं. इस तरह के ये पौधे होते हैं. और जो एक इनकी जो स्ट्रक्चर होता है इनमें एक फ्रूट भी लगता है. जैसे इसका नेम फिग ट्री है तो फिग नाम का एक फ्रूट होता है. ओके, और जो इनके फ्लावर होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. Next one is, those tree produce sweet sap called maple syrup, and the leaves of this tree turn into beautiful red color before shedding. The leaf of this tree is national emblem of Canada. जो नेशनल एम्बलम है कनाडा का उसमें जो इसकी लीफ है वो बनी हुई है इस तरह की. और जो इनकी स्वीट सैप है उसको क्या बोलते हैं, मैपल सिरप. तो आंसर इज शुगर मैपल ट्री. इसको क्या बोलते हैं, शुगर मैपल ट्री. मीन्स ये जो इसका जो ट्री में जो स्वैप होती हैं वो क्या होती है, स्वीट होती है, मीठी होती है. ठीक है, नेक्स्ट वन इज द लीव्स ऑफ दिस ट्री आर अरेंज लाइक ए फैन. जो
इसकी लीव्स होती है, पत्तियां होती है, किस तरह से एक फैन की तरह फैली हुई होती है, जैसे कि एक फैन होता है उस तरह से। और जो लीफ स्टाल्क ऑफ दिस ट्री आर रिटेन इन लॉट ऑफ वाटर, जो इसकी जो पत्तियों में डंठल होती हैं वो क्या होती हैं, पानी को सोख लेती हैं। ट्रेवल्स कैन स्टीम एंड सक द स्टोरी, तो उनमें थोड़ा जो जूस टाइप का लिक्विड निकलता है उसको सक का मतलब होता है चूसना, और जो इस तरह की इसकी पोरिया होती है उसको ये जो ट्रैवलर होते हैं वो सक करते हैं। ट्रेवलर्स ट्री ऑफ मंडस्कर, इसका नाम भी ट्रेवल्स ट्री ऑफ मंडस्कर है, ठीक है। जैसे कि गन्ने में जो उसकी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं स्टीम के, वो चूसे जाते हैं, इसी तरह इसकी भी जो स्टीम में जो पार्ट्स होते हैं लीव्स के पास, उसको चूसते हैं कौन, ट्रेवलर्स। नेक्स्ट वन इज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स कैन रिजेंबल द लेग्स ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो इसकी रूट्स इस तरह से इकट्ठी होती है जैसे कि ह्यूमन बींग्स अपने पैर को इकट्ठा कर सकता है, रिजेंबल कर सकता है, उसी तरह इसकी जो रूट्स है वो भी आपस में रिजेंबल होती हैं। पीपल्स यूज टू बिलीव टू बी मैजिकल प्लांट्स, लोग इसको एक मैजिकल मीन जादू का प्लांट मानते हैं। विच कुड स्क्रीम इफ एनीवन पुल्ड अप द प्लांट्स, मीन्स ऐसा माना जाता है कि इसको जो है उखाड़ना या फाड़ना थोड़ा एक तरह से लोग उसमें डरते हैं, क्योंकि इसको मैजिकल जादू का प्लांट मानते हैं, इसलिए हर जो कोई भी इसको उखाड़ने की कोशिश करते, स्क्रीम का मतलब चिल्लाना, स्क्रीमिंग करते हैं। नेक्स्ट आंसर इज मंडार प्लांट, इसका नेम है मंडार प्लांट। तो स्टूडेंट ये आपके कुछ यहाँ पे मार्वलस प्लांट के नेम गिवन है, तो आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आस्क किया जा सकता है कि यू हैव टू राइट सम मार्वलस प्लांट नेम, तो यू कैन राइट कैक्टस, मैनग्रोव ट्री, शुगर मैपल ट्री, ट्रेवल्स ट्री ऑफ मंडास्कर, ठीक है। तो स्टूडेंट ये आपको लर्न करने हैं विद स्पेलिंग, बिकॉज योर एग्जाम विल बी कंडक्ट ऑन योर पेपर्स, ओके, नॉट ऑनलाइन, सो यू हैव टू प्रिपेयर बेस्ट। Welcome to our YouTube channel. This is for class 8. Students, as you all know, in previous video we completed with the chapter number 9, active and passive voice. Now today we will start with the new chapter, chapter number 10, comparisons. Now I will tell you what is comparison. Students, कंपैरिजन का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उन्हें हम कंपैरिजन कहते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी हैव अ बुक एक्सरसाइज ऑन स्टार्टिंग, गेट गोइंग, इसको कंप्लीट करते हैं पहले। वेयर एलिगेंट फैशंस फॉर अ डैश लुक, तो इसमें आपको कंपैरेटिव फॉर्म्स फिल करनी है एडजेक्टिव्स की। ये दिस इज़ द नॉर्मल एक्सरसाइज, यू हैव टू डू इट ऑन योर ओन। नाउ आई विल टेल यू द कंपैरेटिव्स, कि कंपैरेटिव्स और कंपैरिजन क्या होता है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक फर्स्ट। नाउ आई विल टेल यू द कंपैरिजन। कंपैरिजन क्या होता है? कंपैरिजन का मतलब होता है जब हम किसी दो चीज़ों को, व्हेन वी आर गोइंग टू कंपेयर टू थिंग्स को जब हम कंपेयर करते हैं उन्हें हम कंपैरिजन कहते हैं। कंपेयर का मतलब क्या होता है? जब हम इन दो चीज़ों को ये देखते हैं कि ये इससे ज़्यादा बड़ी है या ये बड़ी है, जब हम इन दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं उसे हम कंपैरिजन कहते हैं। नाउ I will give you some examples like Sumit is stronger than his friend. अब इसमें मैंने आपको इन दो पर्सन्स को कंपेयर किया, दो पर्सन यानी कि सुमित और सुमित का फ्रेंड। तो इन दोनों को जब हमने कंपेयर किया है तो हमें ये पता चला है कि सुमित ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो हमने इसमें ER का पुट यूज़ किया है, जो हम कंपैरिजन यानी कि कंपैरेटिव डिग्रीज में भी करते हैं। कंपैरेटिव आपने एडजेक्टिव्स में, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव्स में पढ़ा होगा कि एक डिग्री होती है पॉजिटिव, कंपैरेटिव, और एक होती है सुपरलेटिव। वी आर हैविंग
सुपरलेटिव। तो हमारे पास 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव में नॉर्मल जो सेंटर वर्ड होता है वही होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग, और कंपैरेटिव में हम स्ट्रॉन्ग का हो जाएगा स्ट्रॉन्गर, और सुपरलेटिव में क्या हो जाएगा स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, यानी कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसमें हम जब दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो हम कंपैरेटिव फॉर्म्स को यूज़ करेंगे। कंपैरेटिव फॉर्म्स को यूज़ करेंगे, जैसे अब हमने इसमें ER पुट करके हमें ये पता चल गया कि सुमित ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे ही जब हम और सेंटेंसेस को करेंगे तो ऐसे ही आज हम पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म्स। तो हमारा टॉपिक है आज का फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव फॉर्म्स। कंपैरेटिव फॉर्म्स। सो अब इसमें अब हम क्या करेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। आपको पता है कि हम जब कंपैरेटिव फॉर्म करते हैं तो ER पुट करते हैं, मोर वर्ड यूज़ करते हैं, मोस्ट वर्ड यूज़ करते हैं, और EST भी यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेकिन जब हम सिर्फ कंपैरेटिव की बात करते हैं, तो हम सिर्फ ER और मोर वर्ड यूज़ ही करते हैं। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके साथ हमें मोर और मच यूज़ करना पड़ता है। जब हम कंपैरेटिव करते हैं तो हम उसके साथ देन वर्ड भी यूज़ करते हैं। आपको पता होगा कि अगर हम ER का यूज़ करेंगे तो हम जब मैं एडजेक्टिव्स की फॉर्म्स बताती हूँ या डिग्री ऑफ एडजेक्टिव कराती हूँ तो उसमें भी जब हम कंपैरेटिव डिग्री को समझाते हैं तो उसमें हम ये कहते हैं कि अगर वो सेंटेंस में देन वर्ड होता है तो हम उसके साथ ER और मोर वर्ड यूज़ करके उस पॉजिटिव डिग्री को क्या करते हैं, कंपैरेटिव में चेंज करते हैं। तो ऐसे ही कब हमारे पास एग्जाम्पल है, देखिए द metro is faster than the bus। अब इसमें देखिए जो हमने मेट्रो को कंपेयर किया है बस के साथ, और इसमें हमने कहा है फास्टर, ER का यूज़ किया है, उसके साथ हम देन हमेशा वर्ड यूज़ करेंगे। ध्यान रखिएगा इन बातों को। और ये हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेशन ऑफ कंपैरेटिव में, कि जब हम ER वर्ड यूज़ करेंगे तो हमें देन यूज़ करना है सेंटेंस में। अगर देन वर्ड यूज़ आ जाता है तो हम ER और मोर वर्ड का यूज़ कंपैरेटिव फॉर्म को बनाने के लिए इन दोनों चीज़ों का ज़रूर याद चेंज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स। So students, on the basis of comparative forms, I have a book exercise on page number 113 based on the comparative forms formation. So first sentence is, this is very expensive phone. This is very expensive smartphone. I am looking for something. अब आपको इसमें comparative form करनी है। comparative form जो आनी चाहिए इसमें आ जाएगा something better, क्योंकि ये हमारी सेकेंड कंपैरेटिव फॉर्म है। बेस्ट, बेटर, बेस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो ये हमारे गुड की कंपैरेटिव फॉर्म है बेटर। ऐसे ही हम सेकेंड सेंटेंस करेंगे, वी आर लेट फॉर द कॉन्सर्ट, वी शुड हैव स्टार्टेड अर्लियर। अर्लियर भी हमारी क्या है, कंपैरेटिव फॉर्म है। हमें ऐसी कंपैरेटिव फॉर्म्स को फिल करना है इन सेंटेंसेस में जो हमारी अकॉर्डिंग टू द सेंटेंसेस सुटेबल हो और कंपैरेटिव भी हो। ऐसे ही थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, यू हैव अ वेरी कैजुअल एटीट्यूड टूवर्ड्स वर्क, यू नीड टू बी अ लिटिल मोर इफ यू वांट टू सक्सीड इन लाइफ, more attentive, to if you want to succeed in life।
Now we have fourth sentence, and fourth sentence is, this article is not very good. I am sure you can write a more better one. तो आपको इस तरीके से ऐसे वर्ड्स का यूज़ करना है जो कंपैरेटिव फॉर्म में हो और सेंटेंसेस के साथ भी सुटेबल हो. Okay students, and do this exercise in your fair notebook. First of all, write it down the chapter name, chapter number, then write it down the formation of comparatives, और उसके साथ आप comparative की formation की define लिखेंगे, which is given in your book only. You can see here. Write it down this define and 2-3 examples. Then you will write it down this कंपैरिजन कंपैरेटिव, एंड देन आप इसका सिर्फ हेडिंग लिखेंगे और इसके साथ ये बुक एक्सरसाइज आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंपैरेटिव फॉर्म्स. थैंक यू स्टूडेंट्स.